हाँ, हम इस प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 1। अध्याय 1 है अपना मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति। हाँ, सबसे पहले आते हैं अपन इसके परिचय पर। आप लोगों ने कक्षा 11th में भौतिक भूगोल का अध्ययन किया है। किसका? भौतिक भूगोल का अध्ययन किया है। ठीक है। आरंभ में इस सब्जेक्ट को केवल भूगोल के नाम से ही जाना जाता था, या भूगोल के नाम से ही पढ़ाया जाता था। किसके नाम से? भूगोल के नाम से पढ़ाया जाता था। ठीक। भूगोल, भूगोल को का जो तात्पर्य है या शाब्दिक अर्थ है, ग्रीक भाषा में ग्राफी भी बोलते हैं। ठीक। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और इसका अर्थ है वर्णन। अर्थात भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, क्या हुआ? वो पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। आरंभ में हम भूगोल का अध्ययन के अंतर्गत केवल प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन को ही सम्मिलित करते थे। ठीक है। कालांतर में जैसे जैसे मानव ने अपनी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया, वो विभिन्न क्षेत्रों की ओर गया, तब उसने देखा कि प्राकृतिक जो तत्व हैं, ये प्राकृतिक तत्व कहीं ना कहीं मानव की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। क्या? कहीं ना कहीं मानव की क्रियाओं को, दैनिक दिनचर्याओं को प्रभावित करते हैं, उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो आगे आकर के और मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के कार्यों और मानव पर प्रकृति के प्रभावों का अध्ययन भी आरंभ किया गया। ठीक। वहीं से मानव भूगोल का आरंभ हुआ। मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेडजेल, जो कहाँ के थे भूगोलविद? जर्मनी के थे। कहाँ के? जर्मनी के थे। इन्होंने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। इस एंथ्रोपो ज्योग्राफी के अंतर्गत इन्होंने मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। इसीलिए इन्हें, किन्हें? फ्रेडरिक रेडजेल को, किनको? फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता, जनक, संस्थापक,
प्रणेता भी कहा जाता है। हाँ, अब यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में 1 नंबर वाले क्वेश्चनों के अंतर्गत कि मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं, अथवा वो इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द दे देता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हम केवल एक शब्द ध्यान रख करके चलते हैं कि मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल को उठा करके उसने कह दिया कि मानव भूगोल के प्रणेता कौन है या संस्थापक कौन है, वहीं आकर के हम गच्चे खा जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि पेपर में मैक्सिमम जो क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन आता है लेकिन उस क्वेश्चन में आप भ्रमित हो जाते हैं। कहां पर? केवल शब्दों के हेर फेर में। इसीलिए मैं जिन शब्दों को आपको एक्स्ट्रा में अतिरिक्त में बता रहा हूं उन शब्दों पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अपनी बात पे आते हैं। मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रेडरिक रेटजेल ने। और फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में किसका प्रयोग किया? मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ठीक, इसी कारण से इन्हें मानव भूगोल का पिता, जनक, संस्थापक, प्रणेता आदि नामों से भी जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए। हाँ, अब यहां देखिएगा बेटा कि आरंभ में यहीं पर आकर के और भूगोल की 2 शाखाएं हो गई। क्या? भूगोल की 2 शाखाएं हो गई। एक तो बढ़ गई भौतिक भूगोल और एक बढ़ गई मानव भूगोल। ठीक है, इसमें केवल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन, ठीक, और इसमें मानवीय कार्यों का अध्ययन। प्रॉब्लम क्या? भूगोल कितने भागों में बटा? 2 भागों में। पहला तो भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड में कि भूगोल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, अथवा भूगोल को की शाखाओं के नाम बताइए। तो भूगोल की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। वो उठा करके आपसे ये भी कह सकता है कि भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, हाँ, यहां पर मैं एक शब्द का काम प्रयोग कर रहा हूं, शाखा। शाखा शब्द का जो प्रयोग है वो हम मानव भूगोल की शाखाएं और उपशाखाएं पढ़ेंगे, वहां पर भी काम में लेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रहे कि शाखा शब्द भूगोल के लिए काम में ले तो भूगोल की 2 ही शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिर आगे जाकर के भौतिक भूगोल की शाखाओं का अध्ययन आपने किसमें किया? एक कक्षा 11th में किया है। ठीक है, और मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं उनका अध्ययन यहाँ करेंगे हम। ठीक, और आपके कोर्स में जितना भी है वो सभी इस मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं उन विभिन्न शाखाओं से कुछ अंश लेकर के आपका कोर्स बनाया गया है यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं हम परिभाषा पर। किस पर? परिभाषा पर। बिल्कुल सामान्य रूप में यदि आपसे कहा जाता है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, क्या मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल हम किसे कहेंगे? भूगोल की वह शाखा जो मानव व प्रकृति के मध्य संबंध, ठीक, संबंधों से निर्मित सांस्कृतिक
भूदृश्यों का अध्ययन करती है उसे मानव भूगोल कहते हैं। यह बिल्कुल सिंपल परिभाषा है आपकी। एक जनरल परिभाषा या सिंपल परिभाषा, यानी मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल क्या किसे कहेंगे, भूगोल की वह शाखा जो मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंध तथा संबंधों से निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करती है, उसे हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। प्रॉब्लम, ठीक है। यहां एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, सांस्कृतिक भूदृश्य, ठीक है। भूदृश्य हम किसे कहते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, भूदृश्य कहलाते हैं, ठीक। भूदृश्य सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक भूदृश्य और दूसरा मानवीय भूदृश्य। क्या, भूदृश्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक भूदृश्य और एक मानवीय भूदृश्य, या इन्हें हम सांस्कृतिक भूदृश्य भी कहते हैं। क्या, सांस्कृतिक भूदृश्य, ये दो नाम है इनके, ठीक है। प्राकृतिक भूदृश्य वे दृश्य जो पूर्ण रूप से प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं, जिनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक भूदृश्य कहलाएंगे, ठीक है। जैसे हम पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, वन देखते हैं, महासागर, नदियां, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक भूदृश्य हैं, ठीक है। दूसरा आता है सांस्कृतिक या मानवीय भूदृश्य। वे भूदृश्य जिनका निर्माण मानव प्रकृति के सहयोग से करता है, क्या, जिनका निर्माण मानव प्रकृति के सहयोग से करता है, क्या कहलाते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब सांस्कृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत जितने भी ये कृषि क्षेत्र हैं, ये सारे सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आएंगे। मानव अधिवास है, ये सारा सांस्कृतिक भूदृश्य है। मानव के द्वारा जो ये परिवहन के साधन विकसित किए गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, ठीक है। व्यापारिक गतिविधियां विकसित की है, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए, ये सभी क्या है, सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये तो क्या ही परिभाषा अपनी, मानव भूगोल की वह शाखा जो मानव व प्रकृति के मध्य संबंध एवं संबंधों से निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करती है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। यहाँ सांस्कृतिक भूदृश्य मैंने स्पष्ट कर दिया आपके सामने कि क्या है सांस्कृतिक भूदृश्य, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हाँ, अब इसके बाद आपके यहाँ पर कोर्स में 4 विद्वानों की कोटेशंस दी गई है मानव भूगोल से संबंधित। क्या, 4 विद्वानों की कोटेशंस आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये चारों कोटेशंस आपको याद करनी है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है कि जैसे फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक है, विडाल डी ला ब्लांस के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, या एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो वहां पर ये परिभाषा नहीं चलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। वहां पर जो इन्होंने कहा है मानव भूगोल के संदर्भ में, वही परिभाषा आपको लिखनी है, ये बात ध्यान रख के चलिएगा, ठीक। चलिए, हाँ, पहली जो परिभाषा है वो है किसकी, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल कहां से संबंधित है, जर्मनी से। कहां से संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्या कहा है, मानव भूगोल मानव समाज एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या कहा इन्होंने कि मानव भूगोल जो है वो क्या, मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच
संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, ये देखिए बेटा क्या लिखा था अपन ने कि मानव व प्रकृति के मध्य संबंध का अध्ययन। ठीक, तीन चीज का अध्ययन लिखा है हमने यहाँ, मानव का अध्ययन लिखा है, मानव प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन लिखा है, और संबंधों से निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। इन तीनों का अध्ययन मानव भूगोल करता है। वही बात यहाँ पर आ गई है। देखिए क्या कहा है, मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा, फ्रेडरिक रेटजेल ने। और फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के थे, जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है, दूसरी परिभाषा आपके आती है, कोटेशन एलन सी सैंपल के अनुसार। ठीक है, एलन सी सैंपल फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या रही हैं। किनकी, एलन सी सैंपल फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या रही हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, एलन सी सैंपल ने, कि मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा है इन्होंने, मानव भूगोल के संदर्भ में कि मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात यहां भी वही बात आ गई। देखिए, संबंधों यानी मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों के बारे में ही इन्होंने यहां पर जिक्र किया है। अब आता है तीसरा, पॉल विडाल डी ला ब्लांस ने, ब्लांस के अनुसार। ठीक है, ये कहाँ के, ये हैं फ्रांस के। कहाँ के हैं ये, फ्रांस के हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि मानव भूगोल का जो आरंभ है, उद्भव तो जर्मनी से हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विकास मानव भूगोल का फ्रांस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में सबसे ज्यादा मानव भूगोल का विकास हुआ है। ठीक है, हाँ, तो पॉल विडाल डी ला ब्लांस क्या कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों व इसे नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के बीच संश्लेषित अध्ययन है। ठीक, क्या कहा पॉल विडाल डी ला ब्लांस ने कि मानव भूगोल क्या है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों व इसे नियंत्रित करने वाले, किसको, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के बीच का संश्लेषित अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। क्या है, मानव भूगोल है। ठीक है, इसके बाद जो चौथी परिभाषा आती है वो आती है डिकेन और पीट्स के अनुसार। किसके अनुसार, डिकेन और पीट्स के अनुसार। वो पीट्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है,
मानव भूगोल में मानव के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। ये लो, ये हमारे पास 4 परिभाषाएं यहां पर हो गई। कितनी परिभाषाएं हो गई? 4 परिभाषाएं हमारे पास यहां पर हो गई। ठीक है, पहली तो फेडरिक रेटजेल के अनुसार, दूसरी एलएनसी सैंपल के अनुसार, तीसरी पॉल विडाल डी लाब्लांस के अनुसार और चौथी पीट्स और डिकेन व पीट्स के अनुसार। यहां क्वेश्चन के हिसाब से इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपसे वो इनमें से चारों में से किसी भी एक की परिभाषा के लिए कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो आपको इन्हीं की दी गई परिभाषा वहां पर लिखनी है। ऐसा नहीं है कि जो सामान्य परिभाषा लिखी वो अथवा इनमें से किसी की परिभाषा आप लिख दो। ये इस बात का विशेष ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, हाँ, ये हमारे क्या पूरा हो गया? परिभाषा पूरी हो गई यहां पर। ठीक, अब हम लेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। क्या लेंगे? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ठीक है, हाँ, हमने जो सामान्य परिभाषा थी, क्या थी हमारी सामान्य परिभाषा? कि मानव भूगोल, मानव व प्रकृति के मध्य संबंध, संबंधों से निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। यही थी हमारी मूल परिभाषा। ठीक है, अब यहीं से हम इसका विषय क्षेत्र निकालेंगे इसी परिभाषा से। कहाँ है? पहला क्या था? मानव, यानी अर्थात मानव भूगोल का सबसे मूल जो है पॉइंट वो क्या है? पहला, मानव का अध्ययन करना। मानव यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करना। प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, सेकंड क्या कहा आपने? मानव और प्रकृति के मध्य संबंध। तो प्रकृति के मध्य संबंध है तो इसका मतलब हमारे को प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करना जरूरी है। क्या है? मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे को जो प्राकृतिक संसाधन हमारे को दे रखे हैं प्रकृति के द्वारा किसी भी क्षेत्र में, उनका अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि उसके अध्ययन के अनुसार ही तो जब जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम हमारी विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, नंबर 3, क्या निर्मित हुए थे? सांस्कृतिक भूदृश्य। ये निर्मित हुए थे ना, तो सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। अब सांस्कृतिक वातावरण के अध्ययन के संबंध में फिर वापस बता देता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। सांस्कृतिक वातावरण हमारा क्या है? जितना भी हम गतिविधियां मानव की है वो सारी सांस्कृतिक वातावरण है। अधिवास का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, कृषि का हम अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, उद्योगों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। ये सब क्या है? सांस्कृतिक वातावरण है। ये सारा का सारा क्या है? सांस्कृतिक वातावरण है। ठीक है, सांस्कृतिक
वातावरण का अध्ययन। प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4, मानव व प्रकृति के मध्य समायोजन का अध्ययन। ठीक है, मानव एवं प्रकृति के मध्य समायोजन का अध्ययन, अर्थात तो यह गया मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन। अब मानव और प्रकृति के मध्य समायोजन के अध्ययन से तात्पर्य क्या है? ठीक है, मानव अलग अलग क्षेत्रों में निवास करता है तो वहां पर उसे अलग अलग प्रकार का वातावरण उसे प्राप्त होता है। यदि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास कर रहा है तो उसे वो उसी की लेवल से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ही उसे माहौल प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल वे में बात करते हैं अपन। हम रहते हैं यहाँ कहाँ पर? बूंदी में। बूंदी यानी राजस्थान के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, राजस्थान में हमारे को प्रकृति यानी बूंदी के अंतर्गत प्रकृति हमारे को कौन कौन से साधन उपलब्ध कराती है, उन्हीं साधनों का उपयोग करके हम यहाँ पर अपनी विकास की गतिविधियों को बढ़ाते हैं। यही मानव और प्रकृति के मध्य समायोजन है। ठीक, हमारे मकान किनके बने हुए हैं? या तो ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, मिट्टी, इनसे बने हुए हैं, या मिट्टी की और वृक्षों की शाखाओं से मिलकर के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर यही मिलते हैं। ठीक है, यानी बहुत सी जगह झोपड़ियाँ भी हैं, वृक्षों के घास फूस से इनसे मिलकर मिट्टी से इनसे निर्मित की गई झोपड़ियाँ भी प्राप्त देखने को मिलती है हमारे को। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? यहाँ से मिलने वाली प्रकृति का समायोजन है। हमारे आवास लकड़ी की से बनाए हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अपेक्षाकृत, जबकि जापान में चले जाइए आप, वहाँ की प्रकृति के अनुसार वहाँ पर लकड़ी के मकान बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। वहाँ प्रकृति के साथ समायोजन करने के लिए उन्हें मकान ही इनके बनाने पड़ते हैं। ठीक, हाँ, तो ये क्या हो गया? मानव और प्रकृति के मध्य समायोजन हो गया। ठीक है, और नंबर 5, कालिक अनुक्रम का अध्ययन। कालिक अनुक्रम से तात्पर्य है समय के अनुसार होने वाला परिवर्तन। क्या? कालिक अनुक्रम से तात्पर्य है समय के अनुसार होने वाला परिवर्तन से है। ठीक है, आप जानते हो बेटा कि सभी सब विषयों के अंतर्गत समय के अनुसार कुछ न कुछ नया परिवर्तन आता है, और नया जो परिवर्तन आता है उस नए परिवर्तन को हम क्या करते हैं? अगली बार में अध्ययन करने के लिए जोड़ते हैं ना। तो उसी प्रकार इसमें भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत भी समय के साथ साथ जो परिवर्तन आता गया उनका अध्ययन हम आगे की ओर जोड़ते हुए चले गए। ठीक है, दोबारा मूल बिंदु पे आते हैं। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हम किनका अध्ययन करते हैं? कि मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? वो इसका क्या हुआ? विशेष क्षेत्र हुआ। ये इसका क्या हुआ? विशेष क्षेत्र हुआ। ठीक है, अब हमारी मूल परिभाषा क्या थी? मानव व प्रकृति के मध्य संबंध, संबंधों से निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। इसी मूल परिभाषा से मैंने क्या निकाले? ये विशेष क्षेत्र निकाले। ठीक है, आपको कहीं याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से निकाल लोगे। ठीक है, पहला शब्द मानव, यानी मानव अर्थात जनसंख्या का अध्ययन। और एक बात का विशेष ध्यान रख के चल लेना, ये मैं आपको लास्ट में नोट में भी लिखा बताऊंगा इस चीज को, कि मानव भूगोल का जो अध्ययन का बिंदु है वो क्या है? मानव या क्षेत्र की जनसंख्या है। ठीक, दूसरी बात आ गई प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, यानी मानव और प्रकृति के मध्य संबंध। प्रकृति के मध्य संबंध है तो प्रकृति हमें क्या प्रदान कर रही है? प्राकृतिक संसाधन, तो हम उसका भी अध्ययन करते हैं। ठीक, तीसरा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। जो भी मानव और प्रकृति के संबंधों से सांस्कृतिक वातावरण जो बना उनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में इन मानव और प्रकृति के मध्य समायोजन, ये बात आ गई संबंध। ठीक है, संबंध का समायोजन से उसका अध्ययन हो रहा है। फिर कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण का तात्पर्य क्या है? समय के अनुसार जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को हम अगले अध्ययन में, ये चीज
सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत समय के साथ साथ नया नया परिवर्तन आता है, और नया परिवर्तन आता है तो उसे आगे अध्ययन में समावेशित कर लिया जाता है। यही क्या कहलाता है? कालिक अनुक्रमण का अध्ययन कहलाता है। बोलो प्रॉब्लम नहीं है?